चले मोहतरमा, ये काम भी ख़त्म हुआ। अब आप अपना सामान बांध लें, क्योंकि मेरा दिल तो आज रात ही जाने को कर रहा है। पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिल मुल्तान के अलावा कहीं भी नहीं लगता। शायान ने संजीदगी से दुआ की तरफ देखते हुए कहा और ख़ुद फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। दुआ, हिम्मत कर और इस बंदे का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ माजरत भी कर ले, जिसकी वजह से तुझे अपने रिश्तों की मोहब्बत मिली, और साथ ही तेरी सहेली भी हमेशा के लिए तेरे पास आ जाएगी। दुआ ने अपने हाथों की लकीरों में देखते हुए शायान का नाम तलाशना चाहा। अगर तुम यहाँ मज़ीद रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शायान वॉशरूम से बाहर आया तो उसे दुआ बहुत उदास लगी, इसलिए वो मोहब्बत भरे अंदाज में कहता हुआ उसके बराबर बैठ गया। दुआ की आंखें शायान के इस अंदाज और फिक्रमंदी पर पानी से भरने लगी। अरे क्या हुआ, तुम तो रोने लगी हो? शायान ने परेशान होते हुए दुआ के गालों पर फैलते आंसू साफ किए तो वो यकदम शायान के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि शायान हैरत का मुजस्मा बने उसे देख रहा था। बाज़ दफ़ा हमारे अल्फाज वो काम नहीं करते जो हमारे आंसू और खामोशी कर जाते हैं। शायान ने काफ़ी देर बाद दुआ की कमर थपकते हुए उसे हौसला दिया। अब बताओ क्या हुआ है? शायान के लहजे में हद से ज़्यादा फ़िक्र और मोहब्बत थी, मगर आवाज़ बहुत आहिस्ता, जैसे खुद कलामी कर रहा हो। सॉरी, दुआ ने हिचकियों के दौरान कहा तो शायान को सोचने के बावजूद भी याद नहीं आया कि सुबह से अब तक दुआ ने ऐसी क्या हरकत की है जिस पर उसे माजरत की ज़रूरत पड़े। दुआ, तुमने ऐसा क्या किया है? तुम बोल क्यों नहीं रही? शायान ने नरमी से उसे खुद से अलहदा करते हुए पूछा। वो, मुझे लगा सब लोग इरफान जैसे ही होते हैं तो। दुआ के इस एक जुमले ने शायान की सारी उलझन खत्म कर दी। कुछ देर वो उसके गमज़दा चेहरे को देखता रहा। दुआ, वैसे तो तुम रोती हुई भी बुरी नहीं लगती, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम हंसती रहो, क्योंकि हंसते हुए तुम ज़्यादा प्यारी लगती हो, और जब लड़ती हो या ताने देती हो तो तब तो मत पूछो कि तुम मुझे कैसी लगती हो। क्या मैं आपको लड़ते हुए भी प्यारी लगती हूँ? बताएं ना। दुआ को तजस्सुस हुआ कि इतनी बदतमीजी के बावजूद भी वो कैसे उसे लड़ते हुए अच्छी लग सकती है। दुआ ने कहते हुए शायान की आंखों में अपना अक्स देखा, और ये पहली बार था कि वो यूं उसे देख रही थी। शायान ने दुआ के आसपास की जगह का जायजा लिया। जब उसे इत्मीनान हो गया कि कोई नुकसानदेह चीज़ उसकी पहुंच में नहीं, तो अपना गला साफ करने लगा। दुआ, तुमने फ्रोजन मूवी देखी है? एल्सा एल्सा जिसकी हीरोइन है। शायान के पूछने पर दुआ ने पहले हैरानगी से उसे घूरा, फिर हाँ में सर हिलाया। जब तुम लड़ती हो तो मुझे बिल्कुल ऐना लगती हो। शायान के जवाब पर दुआ की आंखों में हैरत की जगह गुस्सा आने लगा, जिस पर शायान ने मुस्कुराते हुए उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लगा लिया। छोड़े मुझे, हद होती है, यानी विलन से मिला दिया। दुआ अपना आप छुड़वाने लगी। दुआ, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, और हर रिश्ता हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव भी नहीं करता। कभी किसी की माँ बहुत अच्छी होती है तो कभी बाप, कभी कोई लड़की अपने भाई की जान होती है तो कभी शोहर की, कभी किसी का बेटा बहुत फर्माबरदार होता है तो कभी बेटी। हर किसी को हर रिश्ता मुख्तलिफ रंग में ही मिलता है। किसी को ये रिश्ते अजियत देने का बाइस बनते हैं तो किसी को खुशी का। तुमने बहुत दुख देखे हैं, मुझे अंदाज़ा है, और उन दो मर्दों को तो मैं कभी माफ़ भी नहीं करूँगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ मर्द ज़ात बल्कि शादी जैसे मुकद्दस बंधन पर से तुम्हारा रिश्ता और एतबार ख़त्म हुआ। मेरे बस में हो तो मैं उन्हें सरेआम कोड़े लगवाऊँ। ये हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम बेटी को ब्याह कर समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब अगले बंदे की मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी सलूक करे, हमें कुछ लेना देना नहीं। ये मियाँ बीवी के आपस का मामला है, और यहाँ से ही हम गलत हैं। मुझे तुम्हारी इसी बात ने बहुत मुतासिर किया कि तुम सच गो हो, सच कहने से डरती नहीं, और ना ही जुल्म सहना पसंद करती हो। तुम्हें हर गलत चीज़ गलत लगती है, यानी तुम गलत और सही में फ़र्क कर सकती हो। मगर कभी सोचा है कि तुम ऐसी क्यों हो? शायान ने रुक कर दुआ से पूछा तो वो शायान की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि क्यों। तुम्हारी इस बहादुरी और एतमाद की वजह तुम्हारे बाबा हैं। अगर हमारे मुआशरे के सभी बाप ऐसे हो जाएं तो कभी कोई लड़की शादी के बाद खुदकुशी ना करे, जल कर ना मरे, ना घर से भागे, और ना ही सारी ज़िंदगी जुल्म सहते गुजारे। हम बिला वजह कुछ बातों को अपनी अना और गैरत का मसला बना लेते हैं, जबकि वो बातें समझदारी से हल करने वाली होती हैं। तलाक याफ्ता बच्ची बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, बजाय इसके कि वो कब्रिस्तान चली जाए। शायान की सोच दुआ को बैक वक्त खुशी और हैरत से हमकिनार कर गई। तुम बहुत अच्छी हो, वैसे तो बुरा मैं भी नहीं हूँ, मगर
शायान के संजीदा तासुरात बदलने लगे थे। मगर क्या? दुआ ने बेसब्री से पूछा। अच्छी, प्यारी और फर्माबरदार बीवी में फ़र्क होता है। शायान की वजाहत पर दुआ ने दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। चलें सोचते हैं ऐसी बीवी बनने के बारे में। अब ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छी प्यारी तो मैं बचपन से हूँ, फर्माबरदारी ज़रा मुश्किल काम है। दुआ ने अपने बालों की पोनी बनाते हुए जवाब दिया तो शायान उसके जवाब पर हैरत से शुशदर रह गया। उसे दुआ से ऐसी उम्मीद तो ना थी। बदगुमानी के बादल छटते ही सब कुछ साफ और धुला धुला सा लग रहा था। हर मंजर अपने अंदर खूबसूरती समोए हुए था। मारगला की पहाड़ियां और उनको छूते ग्रे बादल, उस पर ठंडी हवाएं, नरमो मुलायम घास। दुआ बहुत अरसे बाद दिल से मुतमईन और खुश हुई थी। किसी को ये मौसम अच्छा लग रहा था या नहीं, मगर दुआ को आज उससे हसीन कुछ नहीं लग रहा था। अल्लाह करे कि थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए तो इस मौसम का लुत्फ दोबाला हो जाए और मैं भरपूर तरीके से बारिश को एंजॉय कर सकूं। दुआ अभी ये सोच ही रही थी कि उसके मुंह पर ठंडे पानी के चंद कतरे गिरे, जिस पर वो मुस्कुरा दी। ऐसा क्या देखा जा रहा है जो सरकार यूं मुस्कुरा रही हैं? क्या तुम ख्वाब देख रही हो? मैं नहीं जानता, मगर मेहरबानी फरमाकर उठ जाओ, हमने मुल्तान के लिए निकलना है। शायान की आवाज़ पर दुआ ने फौरन आंखें खोली। किसको देखकर मुस्कुरा रही थी? शायान ने अबरूज काकर पूछा तो दुआ की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई, जिसे छुपाने के लिए वो करवट ले गई। अब क्या बताती कि इस मुस्कुराहट की वजह तुम हो? आप मुझे बहुत बुरे लगते थे, मगर अब? दुआ दिल में सोचती दोबारा आंखें मूंद गई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उठ जाओ वरना। शायान ने धमकी देने वाले अंदाज में उसे झिंझोड़ा। वरना क्या? दुआ ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। वरना मैं अकेले ही मुल्तान चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और तुमने जब तक रहना है सुकून से रहो। शायान ने मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते हुए बताया। जिस पर दुआ की मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई। कुछ देर वो उदासी से शायान को मोबाइल पर बात करते देखती रही, फिर आंखों में आंसू लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अजीब धूप छांव जैसा मिजाज है इस लड़की का, मेरी तो समझ से बाहर है। शायान ने वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखकर सोचा, ज़रा ज़रा सी बात पर छोड़कर जाने की धमकी देते हैं। इनकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं, मैं इनके साथ रहूं या ना रहूं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुआ बेसन के साथ खड़ी उदासी से सोच रही थी। दुआ बीबी, यूं अकेले नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले शायान की मंजूर नज़र बनो, उसकी ज़रूरत बन जाओ। उसका कोई ऐसा काम ना हो जो तुम्हारे बगैर मुकम्मल हो, फिर देखना कैसे तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगा। छोड़कर जाने की बात तो बहुत दूर की है। दुआ ने आईने में अपने अक्स से मुखातिब होते हुए उसे डांटा तो खुद ही अपनी जहानत पर मुस्कुरा दी। आज उसका बिला वजह मुस्कुराने को दिल कर रहा था। दुआ बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम नहीं जानती तुम्हें खुश देखकर मुझे कितना सुकून मिलता है। फारूक साहब ने दुआ को प्यार देते हुए कहा। बाबा, आप बेफिक्र रहें और अपना ख्याल रखें। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि मैं इनको भी नहीं होने दूंगी। दुआ ने कुछ फासले पर खड़े शायान की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नज़र से बचाए। बस अपनी खुशी में ये मत भूल जाना कि तुम्हारा एक बूढ़ा बाप भी है, चक्कर लगाती रहना। फारूक साहब की शरारत पर दुआ ने उन्हें घूर कर देखा तो वो बेसाख्ता हंस पड़े। अरे, इतनी जल्दी जा रही हो? कुछ दिन तो रुक जाती। रुखसाना बेगम ने मोहब्बत भरे अंदाज में गिला करते हुए दुआ को अपने साथ लगाया तो उसकी आंखें भीग गईं। बहुत एहसान है तुम्हारा मुझ पर, मैं तुम्हारी मकरूज हूँ। पता नहीं मैं ये कर्ज कैसे उतारूंगी। दुआ ने कनखियों से शायान को देखते हुए सोचा, फिर बारी बारी सबसे मिली। जा रही हो? अनाया ने गले मिलते हुए कहा। जाऊंगी तो तुम्हारे हीरो की बारात लाऊंगी ना। दुआ ने सरगोशी की, जिस पर अनाया मुस्कुरा दी। फिर सब उनको अल्लाह हाफिज कहने के लिए गेट तक भी आए। शुक्रिया, सरमद ने अनाया के पास से गुजरते हुए आहिस्ता आवाज में कहा। हाँ करने के लिए? हाँ करने के लिए? अनाया ने इतरा कर पूछा। नहीं, हाँ करने से पहले जलील करने के लिए, सरमद कहता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि अनाया ने मुस्कुरा कर उसकी पुश्त को देखा था। आज हाथ नहीं पकड़ना? क्या अब डर नहीं लग रहा? शायान ने जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए दुआ से पूछा। नहीं, अब मैं बहादुर हो गई हूँ, मेरे सारे डर खत्म हो गए। दुआ के जवाब पर शायान ने उसे दाद देती नजरों से देखा। आपने हाकिम अंकल को बता दिया है कि हम आज वापस आ रहे हैं? दुआ ने सीट पर बैठते हुए पूछा। उन्हीं के बुलाने पर तो जा रहा हूँ, वरना मेरा दिमाग खराब नहीं कि इतनी गर्मी में गिलगित जाने के बजाय मुल्तान जाऊँ। सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया है।
एक तो तुम्हारे ससुर साहब का तुम्हारे शोहर के बगैर गुजारा नहीं। मैं इतना खुश हूँ और पुरजोश था कि तुम्हारे साथ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात देखूंगा। मुझे गिलगित, हुंजा, कमराट वैली ये जगह बहुत पसंद है। शायान ने हसरत से कहते हुए अपनी सीट बेल्ट बांधी, जबकि दुआ लफ्ज़ कमराट पर जम सी गई। तुम्हें क्या हुआ है? एक तो मैं तुम्हारे बार बार स्टैचू बनने से बहुत परेशान हूँ। शायान ने दुआ को उदास और ख्यालों में गुम देखकर उसे झिंझोड़ा। कुछ नहीं, बस वैसे ही कमराट वैली से मुझे कुछ तल्ख यादें याद आ गईं। खैर छोड़ें, फिर कभी चले जाइएगा। दुआ ने अपना लहजा हमवार करते हुए जवाब दिया, जबकि दिमाग में इरफान के जुमले गूंज रहे थे। जाहिर है अब नहीं जा सका तो फिर कभी ही जाऊंगा ना। शायान ने दुआ की तरफ रुख मोड़ते हुए कदरे नाराजगी से कहा, जिस पर दुआ ने सर हिलाया मगर मुंह से जवाब ना दिया। ऐसा करते हैं, हम दोनों सरमत की शादी के बाद चलते हैं। शायान ने अचानक चहक कर अपने नए प्लान से दुआ को आगाह किया। हाँ ये ठीक है, फिर तो हम सरमत भाई और अनाया को भी साथ ले जा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। पहली बार दुआ इतनी बेतकल्लुफ़ी से शायान के साथ गुफ्तगू कर रही थी। फिर क्या खाक मज़ा आएगा, शायान ने दिल में सोचा। ऐसा करो बाकियों को भी साथ ले लो, यकीन मानो मज़ा डबल हो जाएगा। शायान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और रुख दूसरी तरफ फेर लिया अपना। इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? दुआ के पूछने पर शायान मसनूई हंसा। दुआ बीबी, लोग हनीमून पर सिर्फ अपनी बेगम के साथ ही जाते हैं, पूरे ससुराल के साथ नहीं। शायान के जवाब पर दुआ को एक बार फिर चुप लगी। अब क्या हुआ है? फिर दौरा पड़ा है चुप्पा। ये तुम बैठे बैठे खो कहाँ जाती हो और क्यों? शायान ने अब की बार कदरे नरमी से पूछा। कुछ नहीं, बस मेरा बात करने को दिल नहीं कर रहा। बस ये बादल अच्छे लग रहे हैं। दुआ ने खिड़की से बाहर बादलों के टुकड़े देखते हुए जवाब दिया, जिस पर शायान ने खिफत भरी नज़र उस पर डाली। शुक्र है तुम लोग खुशी खुशी पिंडी से वापस आ गए हो, वरना तो मैं डर ही गई थी कि तुम पता नहीं क्या गुल खिलाओगे। नाइला की बात पर शायान हल्का सा मुस्कुराया। अरे ऐसे कैसे गड़बड़ कर देता, पहले आपसे दाँत तो वसूल कर लूं। शायान की आंखों में शरारत नाच रही थी। नाइला ने उसे घूरा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब तो आप मान गई ना शायान को? एक महीने के अंदर अंदर आपकी पागल, ओह सॉरी, नीम साइको भांजी को ठीक कर दिया। शायान ने चुटकी बजाते हुए नाइला की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, तारीफ करें तारीफ, वो भी दिल खोल कर। शायान ने पॉकेट से सिगरेट की डिबिया निकालते हुए कहा, खैर अब ऐसा भी कोई खास कमाल नहीं किया कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। माना कि दुआ पहले से बहुत बेहतर लग रही है। मेरा तुम्हारी तारीफ का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। नाइला ने जानबूझकर शायान को छेड़ा और वो छिड़ भी गया। खाला अब आप चीटिंग कर रही हैं। शायान ने जोर से सिगरेट की डबिया सामने पड़े खूबसूरत से लकड़ी के मेज पर फेंकी। इतना गुस्सा? नाइला ने सिगरेट की डब्बी को देखते हुए पूछा। आप वादा खिलाफी कर रही हैं और मैं गुस्सा भी ना करूं? शायान नाराजगी से कहता उठ खड़ा हुआ। कैसी वादा खिलाफी? मुझे तो कुछ याद नहीं। नाइला ने अब्रू उचका पूछा। तो मैं याद करवा देता हूँ, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। आपने मुझे ज़बरदस्ती रावलपिंडी भेजा था अपनी पागल भांजी को लेने। फिर आपने मुझे मजबूर किया उसके साथ निकाह करने पर। मेरे इनकार पर याद है कि आपने क्या कहा था, या वो भी दोहराऊं? शायान ने तंजिया अंदाज में पूछा और खुद अपनी शर्ट के कफ खोलकर फोल्ड करने लगा। मैंने कहा था, देखो तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका इलाज करो। अगर ठीक होने के बाद तुम्हें लगा कि तुम उसके साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर सकते हो तो ठीक है, वरना। नाइला ने कंधे उचकाए। चलें, शुक्र है कि आपको याद हो, फिर मेरा जवाब भी याद होगा, ज़रा वो भी दोहरा दें। शायान का लहजा हनूज बरकरार था। तुमने कहा था कि मैं तैयार हूँ, मगर आप मुझसे वादा करें कि आप बाद में मुझे उस शादी को जारी रखने पर जोर नहीं देंगी और मैं अपनी असली शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। नाइला के दोहराने पर शायान ने ताली बजाते हुए उन्हें दाद दी। मैंने आपका काम पूरी ईमानदारी से कर दिया है, लिहाजा अब इस शादी को। अभी अल्फाज शायान के मुंह से पूरे निकले भी नहीं थे कि बाहर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई, जिस पर दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। दुआ जो चाय लेकर ऊपर आ रही थी, दोनों की गुफ्तगू सुनकर सकते में आ गई। अपने हवास खोते हुए उसे पता ही ना चला कि कब और कैसे ट्रे उसके हाथों से छूट गई। क्या हुआ, तुम्हारा हाथ तो नहीं जला? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसने कहा था चाय लेकर आओ? नौकर कहाँ मर गए थे? शायान ने फौरन दुआ के हाथों को देखते हुए गुस्से से कहा। दुआ तुम ठीक हो? नाइला ने भी फिक्र और परेशानी से दुआ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बेपनाह आंसू थे। चलो इधर आओ। नाइला उसके कपड़े झाड़ती उसे लेकर लाउंज में आ गई, जबकि शायान ने नौकरों पर गुस्सा उतारा।
उन्हें जगह साफ करने का कहा। फिर ये दोनों कितने बड़े मुनाफिक हैं, ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इन दोनों से तो रुखसाना ताई और अजरा फूफो लाख दर्जे अच्छी हैं। कम अज़ कम जो भी उनके दिल में था मेरे मुंह पर कह देती थी, और यूं मोहब्बत का ड्रामा रचाकर मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाती थी। दुआ ने शायान और नाइला की तरफ देख कर सोचा, नाइला उससे क्या पूछ रही थी, शायान उसे क्या कह रहा था, उसे कुछ मालूम नहीं था। वो सिर्फ दोनों की शक्लें दुख और नफरत से देख रही थी। अंदर इतना शोर था कि उन दोनों की बातें तक सुनाई नहीं दे रही थी। दुआ अचानक शायान ने जोर से उसे झिझोड़ते हुए पुकारा तो वो होश में आई। एक तो मुझे इसकी ये आदत जहर लगती है, बैठे बैठे पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। शायान गुस्से से कहता हुआ सामने सोफे पर बैठ गया। दुआ परेशान मत हो, चाय दोबारा बन जाएगी और बर्तनों का क्या है, टूटेंगे नहीं तो नए कैसे आएंगे, नाइला ने तसल्ली दी। नाइला मुझे चक्कर आ रहे हैं, इस वजह से ट्रे मेरे हाथ से छूट गई थी, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आप प्लीज़ नाराज़ मत होना। दुआ ने बहाना बनाते हुए वहाँ से जाने में ही अपनी आफियत समझी। हाँ ठीक है, तुम जाओ और आराम करो, नाइला ने कहते हुए शायान की तरफ मशकूक नज़रों से देखा था। खाला प्लीज़ अब कोई बोंगी मत मारिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सफ़र की वजह से थक गई है, सेहत भी तो पहलवानों जैसी है ना इसकी। शायान के जवाब पर नाइला दिल खोल कर हंसी। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं क्या पूछने लगी हूँ? नाइला के सवाल पर शायान ने उन्हें मुस्कुरा कर देखा। बस रहने दे, जानता हूँ मैं अच्छे से आपको, आप औरतों की उस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं जो रिश्ता तय होते ही बच्चों के नाम तक सोच लेती है। शायान ने कदरे बेजारी से जवाब देते हुए पॉकेट से सिगरेट निकाली। तुम इसको छोड़ नहीं सकते? इशारा सिगरेट की तरफ था। खाला अब तो मैं इतना कम पीता हूँ, वो पीने ही नहीं देती, पाबंदी लगा रखी है, बस उसकी गैर मौजूदगी में सिगरेट पीता हूँ, शायान ने कहते हुए सिगरेट सुलगाया। मतलब बेगम से डरते हो? तंज किया गया। नाइला ने तंज किया। डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, मगर उसकी तबीयत की वजह से चुप कर जाता हूँ। शायान ने मुंह से धुआं खारिज करते हुए कहा। अच्छा छोड़ो इस फजूल चीज़ को और ये बताओ कि क्या कह रहे थे? नाइला ने दोबारा गुफ्तगू वहाँ से ही शुरू की जहाँ उसने छोड़ी थी। और फिर छोड़ गया, वो जो कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता है। काश मैंने उन दोनों की बातें ना सुनी होती, काश। दुआ अपने बेड पर औंधे मुंह लेटे फूट फूट कर रो रही थी। मुझे खुशी क्यों रास नहीं आती। वो मुसलसल बेडशीट को अपने हाथों से नोच रही थी। ये मोहब्बत महज एक धोखा था मुझे ठीक करने के लिए। अब वो भी मुझे छोड़ जाएगा, मैं क्या करूँगी उसके बगैर। दुआ की सिसकियाँ आहिस्ता आहिस्ता कमरे में गूंजने लगी थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसकी सिसकियों की आवाज़ खामोश हुई। फारूक साहब की कॉल देखकर उसने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए, जैसे वो देख रहे हों उसे। जी वालेकुम अस्सलाम बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रात देर से पहुँचे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। दुआ ने कॉल अटेंड करते शाइस्तगी से कहा। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, इतनी भारी क्यों हो रही है? फारूक साहब दुआ की आवाज़ सुनकर परेशान हुए। बाबा वो नज़ला लग गया है। दुआ ने बहाना बनाया। कल तो तुम बिल्कुल ठीक थी, नज़र लग गई होगी। मेरी बेटी लग भी तो इतनी प्यारी और खुश रही थी। फारूक साहब की बात पर दुआ फीका सा मुस्कुराई। वाकई नज़र लग गई है, दुआ ने बेख्याली में तायीद की। क्या? फारूक साहब ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं बाबा, दुआ ने बात ख़त्म की। अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर कॉल करूँगा, अपना ख्याल रखो। मैंने बस तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए ही कॉल की थी। फारूक साहब दुआएं देते हुए कॉल बंद कर गए, जबकि दुआ उदास सी ड्रेसिंग टेबल के साथ खड़ी आईने में अपने अक्स को देखने लगी। क्या मेरी शक्ल पर लिखा है कि मैं मनहूस हूँ? दुआ ने अपने आप से सवाल किया। तभी शायान कमरे में दाखिल हुआ। अब कैसी तबीयत है? शायान ने उसके करीब आते अपने मखसूस लहजे में पूछा। आपने सिगरेट पी है? कितनी बार बोला है कि सिगरेट पीकर मेरे पास मत आया करें, मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। दुआ ने नाक पर अपना दुपट्टा रखते हुए पूछा। यार एक तो तुम, मुझे लगता है कि तुम्हें सिगरेट से नहीं मुझसे एलर्जी है। शायान का लहजा मिनट में बदला था, जिस पर दुआ ने उसे हैरत से देखा। सच कह रहा हूँ, मैं जब भी तुम्हारे करीब आने लगता हूँ तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला देती हो। शायान अफसोस का इजहार करता वॉशरूम में चला गया, जबकि दुआ उसके दोगलेपन पर मजीद हैरान खड़ी रह गई। अनाया बरसती बारिश को खूब इंजॉय कर रही थी। जब दिल खुश हो तो सभी अच्छा लगता है। सर्दी, गर्मी, खज़ां, बहार, कोई मौसम मायने नहीं रखता।
मौसम सिर्फ दिल का है, दिल खुश तो सब खुश। अनाया अपनी सोच पर खुद ही हंसी। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर घंटी बजने लगी, जिसकी आवाज़ सुनते ही वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। स्क्रीन पर सरमद का नाम जगमगाता देखकर उसका चेहरा भी जगमगाने लगा था। कॉल अटेंड हुई तो अनाया ने कॉल अटेंड तो की, मगर बोली कुछ नहीं। सरमद ने चंद सेकंड उसके बोलने का इंतज़ार किया और फिर कॉल काट दी। एक तो आजकल मोबाइल फ़ोन के सिग्नल नहीं आते। सरमद ने बुड़बुड़ाते हुए दोबारा अनाया का नंबर डायल किया। अब की बार भी अनाया ने वही हरकत की जो पहले की थी, जिस पर सरमद को बहुत गुस्सा आया। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सरमद के सवाल पर अनाया दबा दबा सा हंसी तो सरमद के कानों में भी उसकी हंसी की आवाज़ पड़ी। आवाज़ तो तब सुनाई देगी ना जब मैं बोलूँगी, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं तो आवाज़ कैसे सुनाई दे? अनाया की शरारत से भरपूर आवाज़ सरमद के मोबाइल से उभरी। ये तो बहुत गलत बात है। मैं समझा कि इशू सिग्नल्स का है, तभी आवाज़ नहीं आ रही, सरमद ने नाराज़गी से कहा। बंदे का काम है कि कॉल अटेंड करते ही कम से कम दूसरे को मुखातिब तो करे। सरमद ने नाराज़गी का इजहार किया। जो फ़ोन करता है पहले बोलने का हक भी उसी को हासिल है। मैं आपके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। अनाया ने अपना दिफा किया। वैसे आप बहुत चालाक हैं, अपना दिफा करना खूब जानती हैं। सरमद के जवाब पर अनाया की मुस्कुराहट सिमटी और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। आपने मुझे मक्कार कहा है? अनाया की आवाज़ बदलते ही सरमद के चेहरे के तासुरात भी बदले। अरे नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप खूब जानती हैं कि खुद पर इल्ज़ाम कैसे नहीं आने देना। सरमद ने बात संभाली जो असल में मज़ीद बिगड़ गई। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं खुद को बचाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती हूँ? अनाया दुखी हुई। वो तो बड़ी मोहब्बत से उसको बातों में लगाए बैठी थी और यहाँ मोहब्बत का इजहार करना तो दूर, जनाब को मैं चालाक लग रही हूँ। अनाया ने अपने दिल में सोचा। अचानक ही उसे बारिश बुरी लगने लगी थी। मेरा वो मतलब नहीं था असल में। सरमद ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद को कंफ्यूज होने से रोका। आपका ये मतलब नहीं था, आपका वो मतलब नहीं था, फिर क्या मतलब था आपका? अनाया ने अब की बार चिढ़कर पूछा। छोड़ो, दफा करो मतलब को। मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि कल मेरे वालिदैन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो क्या मैं भी साथ आ सकता हूँ? यानी आपकी इजाज़त लेनी थी। सरमद फौरन असल मुद्दे पर आया। जी आ सकते हैं, क्योंकि आपके बगैर तो हम उन्हें पहचानेंगे ही नहीं कि वो आपके माँ बाप हैं। आखिर शनाख्ती अलामत भी तो होना ज़रूरी है ना साथ। अनाया के तंज पर सरमद ने सर हिलाया, फिर दोनों ही खामोश हुए। और अगर आपने बात नहीं करनी थी तो कॉल क्यों की थी? और अगर बात कर लिया तो फ़ोन बंद करें। यूँ खामोश रहने का मकसद? अनाया को सरमद की खामोशी बहुत बुरी लग रही थी। अनाया, मैंने आपसे बात करने के लिए ही कॉल की थी। मेरा दिल कर रहा था आपसे बात करने को, आपकी आवाज़ सुनने को, मगर सरमद ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। ये बात आप कॉल करते ही मुझे बता सकते थे ना। अच्छे खासे बेशर्म हैं, इसमें इतना हिचकिचाने की क्या ज़रूरत थी? अनाया के अपने बारे में कमेंट सुनकर सरमद ने मोबाइल स्क्रीन को हैरत से देखा, जैसे यकीन कर रहा हो कि जो आवाज़ उसने अभी सुनी है वो मोबाइल में से ही आ रही है। आपको किसने कहा कि मैं बेशर्म हूँ? शरमत को शायान पर शक हुआ। किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या मुझे खुद नज़र नहीं आता? अनाया के इस कदर एतमाद पर सरमद सख्ते में ही आ गया था। अच्छा, अगर ये बात है तो बताएं कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा है कि मैं आपको बेशर्म लगा? सरमद ने तंजन पूछा। ये जो आप अपना रिश्ता लेकर बार बार खुद ही मुंह उठाकर चले आते हैं ना, कभी अपने दोस्त के साथ तो कभी वालिदैन के साथ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अनाया के जवाब पर सरमद खिलखिला के हंस दिया था। मेरे ख्याल से आप इसे बेशर्मी नहीं, मोहब्बत कहिए। अब सरमद मुस्कुरा रहा था। आपकी डिक्शनरी में मोहब्बत की अजीब तारीफ है। सरमद के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का लफ्ज़ सुनकर उसके गाल दहकने लगे थे। इससे पहले कि सरमद मजीद अनाया से अपना हाल दिल बयान करता, उसे दूर से शायान अपनी तरफ आते नजर आया तो उसने फ़ौरन फ़ोन बंद करने में ही आफियत समझी, क्योंकि फ़िलहाल वो अपना मजाक उड़वाने के मूड में नहीं था। अच्छा अनाया, फिर बात करता हूँ, अभी एक ज़रूरी काम आ गया है। सरमद ने जब तक बहाना बनाते फ़ोन बंद किया, शायान उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वो मैं घर बात कर रहा था कि कब तक पिंडी जाना है। सरमद ने फ़ोन बंद करते ही अपनी सफाई शायान को पेश की, जिस पर शायान ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर बाजू फैलाया। प्यारे दोस्त, ये जिस चीज़ का नाम मोहब्बत है ना, वो इंसान की सातवीं सेंस है ना, जो बाकी 6 सेंसेस को तबाह करके उसे नॉनसेंस बनने पर मजबूर कर देती है। और इस वक्त तुम नॉनसेंस ही लग रहे हो। मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा और तुम वजाहत दे रहे हो।
यही है ना नॉनसेंस। शायान की बात पर सरमद शर्मिंदा सा होता मुस्कुरा दिया, जबकि शायान ने कहा लगाया,